India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि जिसमें उन्होंने बाटला हाउस विध्वंस अभियान को लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि विध्वंस अभियान अवैध है और ये मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर किया जा रहा है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने कहा था कि विध्वंस अभियान अतिक्रमण हटाने के लिए किया जा रहा है और ये किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डीडीए विध्वंस अभियान को जारी रखेगा और अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। ये मामला दिल्ली में अतिक्रमण और विध्वंस अभियान के मुद्दे पर प्रकाश डालता है और इसके कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की Z+ सुरक्षा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका अंबानी को दी गई सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अंबानी की सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका को देखते हुए सरकार द्वारा दी गई Z+ सुरक्षा व्यवस्था उचित है और कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति नहीं जताई है और याचिका को खारिज कर दिया। अंबानी को दी गई Z+ सुरक्षा व्यवस्था में अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है। ये सुरक्षा व्यवस्था अंबानी की जान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। याचिकाकर्ता ने अंबानी को दी गई Z+ सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा था कि यह सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए आवश्यक नहीं है। इसके लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति नहीं जताई और याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार से जीवन भर के कैदियों की रिहाई पर पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा अपने आदेश में कि सरकार को कैदियों के सुधार और पुनर्वास के पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जीवन भर के कैदियों को भी सुधार और पुनर्वास का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों का उल्लेख किया, जिसमें अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इन प्राचीन ग्रंथों में भी अपराधियों को सुधारने और उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने का महत्व पर बल दिया गया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे जीवन भर में कैदियों की रिहाई पर पुनः विचार करें और उनके सुधार और पुनर्वास के पहलुओं पर भी विचार करें। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को कैदियों के मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सुधार और पुनर्वास का अवसर प्रदान करना चाहिए। अब सरकार को कोर्ट के आदेश के अनुसार जीवन भर के कैदियों की रिहाई पर पुनः विचार करना होगा, उनके सुधार और पुनर्वास के पहलुओं पर भी विचार करना होगा। ये फैसला जीवन भर के कैदियों के लिए नई उम्मीद की किरण हो सकता है और उन्हें सुधार और पुनर्वास का अवसर प्रदान कर सकता है।
वहीं कर्नाटक का हाईकोर्ट ने बाइक और टैक्सी पर से रोक के आदेश को बरकरार रखते हुए इस पर स्थगन न देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बाइक टैक्सी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाइक टैक्सी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और इसीलिए इस पर रोक लगाना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा है कि बाइक टैक्सी सेवाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था कि बाइक टैक्सी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है और इसलिए ये सेवाएं अवैध हैं। विभाग ने कहा था कि बाइक टैक्सी सेवाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है और इसीलिए इस पर रोक लगाना आवश्यक है। बता दें कि अब बाइक टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और अपनी सेवाएं बंद करनी होगी। ये फैसला बाइक टैक्सी सेवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो बाइक टैक्सी सेवाएं मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करती है, ये परिवहन विभाग ने कहा है। तो बाइक टैक्सी सेवाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, हाईकोर्ट ने ये बात को कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने किशोर न्याय प्रणाली में बता दें आपको कि कर्मचारियों की कमी और प्रोबेशन की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के लिए प्रोबेशन को महत्व देना आवश्यक है। लोकुर ने कहा कि शिशु न्याय प्रणाली में कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि प्रोबेशन अधिकारियों की कमी के कारण किशोर न्याय बोर्ड को फैसला लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोकुर ने कहा कि प्रोबेशन किशोर न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोबेशन अधिकारियों की भूमिका किशोरों को समाज में पुनः स्थापित करने और उन्हें अपराध से दूर रखने में महत्वपूर्ण होती है। लोकुर ने कहा कि किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के लिए प्रोबेशन को महत्व देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रोबेशन अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अब सरकार को किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के लिए प्रोबेशन को महत्व देना होगा और प्रोबेशन अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। ये कदम किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक बनाने में मदद कर सके। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत की सड़कों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने की अपील की है। कोर्ट ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना एक बड़ी समस्या है और इसके लिए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी योजना से सड़क की दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन योजना में सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव और राहत कार्य शामिल होने चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी योजना से सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को समय पर राहत प्रदान करने में मदद मिल सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन योजना की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अब केंद्र सरकार को कोर्ट के आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। ये योजना सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने और पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने में मदद कर सकती है।
वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने गूगल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें टेक्स्ट बुक द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी। टेक्स्ट बुक ने गूगल के प्ले स्टोर बिलिंग शर्तों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टेक्स्ट बुक के मुकदमे में सुनवाई जारी रहेगी और गूगल की याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गूगल प्ले के स्टोर बिलिंग शर्तों की जांच करना आवश्यक है और ये तय करना होगा कि ये शर्त उचित है या नहीं। टेक्स्ट बुक ने गूगल के प्ले स्टोर बिलिंग शर्तों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये शर्तें अनुचित और प्रतिस्पर्धा विरोधी है। टेक्स्ट बुक ने कहा था कि गूगल की शर्तें छोटे डेवलपर्स के लिए अनुचित हैं और इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। गूगल ने टेक्स्ट बुक के मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। गूगल ने कहा था कि टेक्स्ट बुक के आरोप निराधार हैं और प्ले स्टोर बिलिंग शर्तें उचित है। अब टेक्स्ट बुक के मुकदमे पर सुनवाई जारी रहेगी और कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। ये फैसला गूगल और टेक्स्ट बुक दोनों के महत्वपूर्ण इसलिए है और प्रभाव ऐप डेवलपर्स और साथ ही प्ले स्टोर उपयोगकर्ताओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 66 के तहत माल की डिलीवरी के बाद भी रेलवे गलत तरीके से घोषित किए गए सामान के लिए जुर्माना लगा सकता है। ये फैसला गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें कहा गया था कि माल की डिलीवरी के बाद रेलवे पेनल्टी नहीं लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि माल की डिलीवरी से पहले दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो रेलवे संबंधित कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगा सकता है। इस मामले में भारतीय रेल ने कामाख्या ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंसाइनमेंट में वस्तुओं की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया था। रेलवे को गलत तरीके से घोषित किए गए सामान के लिए जुर्माने लगाने का अधिकार देती है और भले ही माल की डिलीवरी हो गई हो। अगर माल की डिलीवरी पहले से ही दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो रेलवे जुर्माना लगा सकता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 66 के तहत जुर्माना लगाने का अधिकार रेलवे को है। मुंबई के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या फिर यूँ कहें कि ITAT में विजय एंटरप्राइजेस ने आयकर अधिनियम की धारा 80 IB के तहत कटौती के अस्वीकरण के खिलाफ अपील दायर की है। बता दें आपको कि केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र ने दावा किया है कि दावा खारिज कर दिया क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10 CCB को रिटर्न के साथ ही सत्यापित नहीं किया गया था। CPC ने ऑडिट रिपोर्ट के सत्यापन न होने के कारण दावा खारिज कर दिया है। आकलनकर्ता ने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की गई थी लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सत्यापन नहीं हो सकी। न्यायाधिकरण ने माना है कि ये तकनीकी गलती थी और आकलनकर्ता ने अनुपालन किया था। न्यायाधिकरण ने अस्वीकरण को खारिज कर दिया और मामले को पुनः जांच के लिए वापस भेज दिया। न्यायाधिकरण ने माना है कि तकनीकी खराबी के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता और अगर आकलनकर्ता ने अनुपालन किया हो इस फैसले से आकलनकर्ताओं को राहत मिल सकती है जो तकनीकी खराबी के कारण अपने दावों से वंचित हो जाते हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर हिबा खान। हिबा, क्या जानकारी है आपके पास? जी नमस्कार। मैं इस मामले में जानकारी देते हुए ये कहना चाहूंगी कि यह एक अपील है विजय एंटरप्राइजेस द्वारा अगेंस्ट द डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB of the Income Tax Act for the assessment year 2022 and 23. They declared the income of 2,1,98,930 after claiming a deduction of around 1,75,95,000 under section IB of the Act. The Central Processing Center disallowed the claim solely on the ground that the audit report was not verified, along with the return file on 29/9/2022. The assessee contended that the audit report was uploaded one day prior to return filing on 28/9/2022, but due to a technical glitch on the department's portal, the verification could not be completed. The assessee promptly raised a grievance with the e-filing web manager who acknowledged the issue.
The Commissioner of Income Tax Appeal upheld the disallowance mechanically, citing non-verification. However, the tribunal, after examining the facts and documents, held that the default was technical and non-intentional, and the substantial compliance had been made. The Honorable Bench noted that the Vijay Enterprises had a consistent history of being allowed a deduction in earlier years, and in the absence of deliberate default, denial of deduction on a technical ground was not justified to them. Accordingly, the tribunal set aside the CITA's order and restored the matter to the assessing officer for the novo adjudication, with a direction to provide the assessee a fair opportunity and to verify compliance in substance. This appeal was allowed for statistical purposes. बहुत शुक्रिया आपका हिबा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आखिर क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? यह एक ऐसी डिटेंशन है जिसमें आदमी को ट्रायल के बिना जेल में रखा जाता है, सिर्फ इस डर पर कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 टू क्लॉज 7 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि किसी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना ट्रायल के रखा जा सके, और एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल से ये पीरियड बढ़ भी सकता है। लेकिन ये लिबर्टी का एक्सेप्शन है और इसके स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद सलमान वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 में भी कहा कि सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड से किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता, वक्त के हिसाब से रियल थ्रेट दिखना चाहिए। कोर्ट ने वार्निंग दी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज ऑर्डिनरी लॉ प्रोसेस को रिप्लेस करने के लिए नहीं होना चाहिए। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.